नमस्कार। मैं प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी और प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी का बहुत आभारी हूँ कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर रिमेंबरिंग रमन नाम के प्रोग्राम में मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का अवसर दिए हैं। सर सी वी रमन was a super normal person. He was in the tradition of Isaac Newton and he was a natural scientist. He did many things. I mean, Raman effect is just one. He worked on physics of Indian instruments. He worked on color of flowers and butterflies. He worked on crystal structure and he was fascinated with diamonds. मेरी स्लाइड्स अंग्रेजी में हैं, लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है और अंग्रेजी में मुझे टोके बोलना पड़ता है। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, जिससे कि आगे वाला जो इम्पॉर्टेंट सेशन है उसमें कोई व्यवधान हो। तो मेरा लेक्चर तीन पार्ट में है। पहले पार्ट में सिंपल ढंग से रमन इफेक्ट समझाने की कोशिश करूँगा, 2-3 स्लाइड है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं और बीच में कथा कहानी है, जिसमें कि क्योंकि मैं I was not fortunate enough to see Raman and therefore I have heard about Raman और वही आप लोगों को मैं बताऊंगा। You see, in this slide you see green photons interacting with molecules. So Raman scattering क्या है कि ये molecular scattering है। So it is a collision between photon and molecule. तो ये collision दो तरह के होते हैं। इलास्टिक collision होता है जिसमें कि फोटान मॉलिक्यूल से टकराता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ग्रीन फोटान रह जाते हैं। दूसरा ये होता है कि मॉलिक्यूल से जब टकराता है तो मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी झटक लेता है और फोटान की एनर्जी बढ़ जाती है। उस केस में ग्रीन फोटान जो है वो ब्लू फोटान हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनइलास्टिक कोलिजन में मॉलिक्यूल फोटान से एनर्जी झटक लेता है, उस समय इसकी एनर्जी कम हो जाती है और ये वही था भाई रेड हो जाता है। तो ये जो इनइलास्टिक कोलिजन से देर एक्सट्रीमली वीक, 10 लाख में 10 लाख कोलिजन होंगे तो एक जो है इनइलास्टिक होगा। सो इट इज एक्सट्रीमली वीक इफेक्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रमन साहब कैसे इसको डिस्कवर किए। हाँ दिखाइए। नाउ दिस इज रिलेटेड विद मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूलर मॉडल है, इसमें बेंजीन का दिखाया हुआ है। देयर इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड एंड सो देयर आर फोटॉन का जो इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल से वो और दो होता है, एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस। क्या हुआ? अच्छा हाँ ठीक है। तो इसमें देखिए जो ऊपर बना हुआ है वो एक में देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बड़ा हो गया है। सो इट इज ए एब्जॉर्प्शन एंड दिस अकर्स एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। अगर खास वेवलेंथ होगा तभी एब्जॉर्ब होगा और मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट से होता है। दूसरा एब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड से होता है। इसमें नीचे देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो मॉलिक्यूल का है वो वाइब्रेशन हो रहा है। बेंजीन में एक वाइब्रेशन होता है जिसके रिंग ब्रीदिंग वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग का फेफड़ा जो फूलता पचकता है, वैसे ही बेंजीन की रिंग बड़ी और छोटी होती है। दैट इज इट हैज 30 डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन एक दिखाया हुआ है। तो ये दो एब्जॉर्प्शन है। अब ये रमन इफेक्ट न तो ये है न ये है, ये बीच का है। ये टकराता है और टकरा करके वाइब्रेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसकी जो नेक्स्ट दिखाई भाई, ये देखिए सिंपल ढंग से मैंने दिखाने की कोशिश किया है। पहले नीचे वाला देखिए आप लोग। नीचे वाले में दो प्लेट्स लगी हुई हैं और उसमें कोई चार्ज नहीं है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है जो स्फेरिकल है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिव चार्ज और क्लाउड जो है स्फेरिकल है, इसलिए सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कोइंसिडेंट है। तो इट इज लुकिंग न्यूट्रल फ्रॉम आउटसाइड। दूसरे में क्या होता है कि ऊपर वाले को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, नीचे वाले को निगेटिवली चार्ज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन चूंकि हल्का है न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ी खिसक जाती है, तो जो सिमेट्री है स्फेरिकल सिमेट्री डिस्टर्ब एलिप्सॉइडल हो जाती है और सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग हो जाता है। नेगेटिव ऊपर हो जाता है, पॉजिटिव नीचे हो जाता है। दूसरे में अगर उलट दें तो इसका उल्टा होता है। अगर इसको रिपीट करें तो क्या होगा कि ऑसिलेट करने लगेगा। इसी कारण ऑसिलेटिंग डाइपोल। और जो एमिशन होता है लाइट का वो इसी से होता है। सो दिस इज पोलराइजेशन। और ये जो पोलराइजेशन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ग्रीन इंसिडेंट है जिस पर आती है तो एक ब्लू हो जाता है, एक रेड हो जाता है, एक अनचेंज हो जाता है। इसकी जो क्लासिकल थियरी, क्योंकि रमन साहब जब किए तो कोई थियरी नहीं थी,
जो क्लासिकल थियरी बताई गई वो सुपरपोजिशन ऑफ वाइब्रेशंस किया गया। सो व्हाट हैपेंस वाज कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस वे सुपरपोज्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है और मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू भी है तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी जो कि पहला टर्म है, दूसरी होगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस न्यू भी हो जाएगी या न्यू माइनस न्यू भी हो जाएगी। अगर न्यू प्लस न्यू भी हो जाएगी तो ब्लू हो जाएगा, न्यू भी माइनस न्यू माइनस न्यू भी हो जाएगी तो रेड हो जाएगा। जो रेड वाले को एंटी स्टोक्स और ब्लू वाले को एंटी स्टोक्स और रेड वाले को स्टोक्स कहते हैं। ये हिस्टोरिकल रीजन है। अगला ये देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम, इसमें एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस दिखाया गया पहले में। तो जो काली जो लाइन है नीचे और ऊपर, दी आर दी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, और हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं। सो व्हेन द मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड फ्रॉम द लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू, फिर ये जरा सा दिखा दीजिए कैसे चलता है, बता जा रहा है। अच्छा, इसी को दिखाएंगे तो दिखाएगा वहाँ। हाँ, this is the electronic lowest electronic state. This is the first vibrational state, second vibrational state of the lowest electronic state. This is excited electronic state, first and second vibrational state of the excited state. जो ये ट्रांजिशन होता है लोएस्ट से इस वाइब्रॉनिक स्टेट में गया, और ये मॉलिक्यूल सीधे अगर आ जाता है तो चेंज नहीं होता है, यहाँ से इस पर आता है तो इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और फ्लोरेसेंस कहते हैं इसको, और ये दूसरे तरह का फ्लोरेसेंस है। रमन ट्रांजिशन है उसमें रियल स्टेट नहीं होती है, इसलिए ये डॉटेड दिखाया हुआ है। और इसमें देखिए ये ग्रीन वाला फोटॉन इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये कहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये लोएस्ट से नहीं हुआ, ये फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल से हुआ। इसका माने कि मॉलिक्यूल में ऑलरेडी वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो ये यहाँ से इस वर्चुअल स्टेट में गया, और अगर झटक लिया एनर्जी मॉलिक्यूल की तो इसकी एनर्जी बढ़ गई और ये ब्लू हो गया। अगर मॉलिक्यूल से एनर्जी झटक लिया तो ये कम हो गया और ये रेड हो गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये ग्रीन रहा। इसको रेले स्कैटरिंग कहते हैं, जो अनचेंज्ड वेवलेंथ होती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि दिस इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस, इट टेक्स 10 to the power minus 19 सेकेंड, दिस इज वर्चुअल स्टेट। और इसमें जो दोनों फोटॉन हैं दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, द इंसिडेंट फोटॉन एंड द रमन स्कैटर्ड फोटॉन। इसकी जो लाइफ टाइम है 10 to the minus 9 सेकेंड होती है, यानी इसमें यहाँ जाता है उसके बाद कुछ देर रहता है वहां से आता है। दूसरा देखिए, रमन साहब से मेरा सबसे परिचय 1953 में हुआ, जब मैं क्लास 6 में पढ़ने आया। उस समय प्राइमरी स्कूल से क्लास 6 जाने में क्वांटम चेंज होता था सिलेबस में। प्राइमरी स्कूल में हम लोग गणित, हिंदी और इतिहास पढ़ते थे, लेकिन उसमें आने पर फिर ABCD अंग्रेजी पढ़ना पड़ता था और साइंस पढ़ना पड़ता था। साइंस की किताब में आखिर में कुछ वैज्ञानिकों की जीवनी रहती थी, तो हम लोग की साइंस किताब में वैज्ञानिकों की जीवनी थी, उसमें रमन साहब की जीवनी थी। उसमें बच्चों के पढ़ाया था जोर जोर से पढ़ो, तो मैं अपने घर पढ़ कर बैठ करके और जोर जोर से रमन साहब का जीवनी पढ़ रहा था। तो मेरे पिताजी सुने, बोले कि अरे मैं इनका लेक्चर सुना हूँ। तो कैसा लेक्चर कैसे सुने हैं? तो वो यहाँ पर इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे 1941-42 में, और उस साल सिल्वर जुबली मनाई गई थी और रमन साहब आए थे उस सिल्वर जुबली में। और आप लोग जो लोग बिल्डिंग देखे, अब तो बिल्डिंग का सब स्ट्रक्चर बदल गया। पहले ऐसा था जितनी बिल्डिंग थी साइंस की, कम से कम दोनों तरफ बरामदे थे और बीच में लेक्चर हॉल थे, हवा लगती थी बीच में खूब बढ़िया से। तो जो क्वाड्रेंगल की तरफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की विंग है, उसमें जो लंबा बरामदा है करीब 60 मीटर, उसी में रमन साहब ने भाषण दिया था। और वो टहल टहल करके भाषण दिए, टीचर लोग जमीन बैठे थे और स्टूडेंट्स जब बरामदे में खड़े थे और बैठे हुए थे। तो मेरे पिताजी ने बताया कि उनकी अंग्रेजी तो बहुत समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो इतना बढ़िया बोले कि लगा कि हम लोगों के सामने जो बता रहे हैं उसका चित्र दिखाई पड़ रहा है। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू रमन साहब। रमन साहब किस तरह के थे, तो उन्होंने बताया कि नोबेल प्राइज पाई हुई है, और ये उस समय मैं जानता था कि नोबेल प्राइज क्या होती है। दूसरे हमारे टीचर थे, टीचर माने
जो पढ़ाते हैं, मतलब हमारे हमको एमएससी नहीं पढ़ाए थे, इनका नाम देवीदत्त पंत, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के पहले स्टूडेंट थे। इनका फोटो देखिए उधर की ओर है। और 1942 में यहाँ पर एक क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जो उनके प्रोफेसर थे असुंडी, उनको लगा कि ये रहेगा तो इसको पकड़ ले जाएंगे, सब जेल हो जाएगी, इसकी पढ़ाई छूट जाएगी, इसका रिसर्च खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उनको रमन साहब के यहाँ भेज दिया। पंत जी इतने अच्छे स्वभाव के थे कि कुछ दिनों के बाद रमन साहब के वो प्रिय शिष्य हो गए। वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ रमन, और उनसे वो करते थे। तो उन्होंने जो ऊपर लिखा हुआ है वो कहानी हमको बताई कि 1960 में जब रमन साहब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले गए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस छोड़ करके 1960 के आसपास, तो एक दिन कहे पंत आओ तुमको फोटान दिखाएं। तो रमन साहब से पगला गए हैं, जैसे हमारे बास जो हैं वो रमन साहब को ही फूल नहीं चढ़ा इधर चले आए, वैसे क्या हुआ कि वो सोचे कि रमन साहब पगला गए हैं, लेकिन चूंकि टीचर थे तो गए उनके साथ। और तो एक अंधेरा कमरा, खूब अंधेरा, उसमें वो एक कुर्सी खींचे गए, बैठे उसमें बैठे, कहे देखो देखे खूब अंधेरा। आप लोग पता नहीं, अंधेरा ऐसा है बहुत से लोग अंधेरे भाग के निकलते हैं बाप बाप करके। अंधेरा बड़ा खतरनाक चीज है। तो अंधेरे कमरे में बैठा है उनको बगल में, और कुछ देर के बाद 20-25 मिनट के बाद बोले देखो वो फोटान कूद रहा है। रमन साहब देखे कहीं फोटान कहाँ कूद रहा है। फिर चूंकि वो कहे थे ध्यान से देखे तो ही कुड सी स्पेक्स ऑफ लाइट। तो ये था कि वो कमरा ऑलमोस्ट सील्ड था, लेकिन देयर वाज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट लीकिंग इनटू इट। और वो स्कैटर्ड लाइट जब डस्ट पार्टिकल जो थोड़ा मोड़ा था उससे स्कैटर होता था, तो जैसे जुगनू दिखाई पड़ता उस तरह से उनको बहुत फीबल लाइट दिखाई पड़ी। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि रमन इफेक्ट जो हुआ, इट वॉज फर्स्ट सीन बाई आई। और उसको देखने के लिए इतनी फीबल होती थी कि उसको देखने के लिए पीपुल अंडरवेंट दिस एक्सरसाइज, कि वो देखने के पहले दे यूज्ड टू सिट इन ए डार्क रूम, कंप्लीटली डार्क, सो दैट उनकी आंख वो हो जाए, उसके बाद आंख बंद करके और जाके उसमें देखते थे कि ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो दिस इज द लेवल ऑफ इंटेंसिटी व्हिच वाज इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन ऑफ रमन इफेक्ट। हाँ दूसरा वाला, हाँ ये देखिए इसमें जो कहा हुआ है ये है, एस रामसेशन इनके नेफ्यू थे रमन साहब के, और 1978 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। हम लोग यहाँ किसी यूजीसी की कमेटी में आए थे। तो 1978 में रमन इफेक्ट की 50th क्या स्वर्णिम जयंती मनाई जा रही थी। तो उन्होंने उस अवसर पर एक भाषण दिया था। उस भाषण में से मैंने ये पार्ट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू ऑफ साइंस, नेचर कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड, it cannot be explained. Like many extraordinary natural phenomena, Raman can only be described. He defies explanation. रमन साहब क्या क्या काम करते हैं तो उसको समझाना आसान नहीं है। आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि पढ़ना होगा यहाँ आकर के। आइंस्टाइन wrote, C.V. Raman was the first to recognize and demonstrate that the energy of photon can undergo partial change, partial transformation with matter. I still recall vividly the deep impression that the discovery made on all of us. तो आइंस्टाइन से बड़ा तो उसमें कोई साइंटिस्ट नहीं था। जब उसके वो खतरनाक टाइप का था, जब उसके ऊपर इस तरह का इंप्रेशन हुआ तो इट मस्ट बी कि रमन इफेक्ट बहुत भयानक चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी। अगली दिखाओ भाई। हाँ देखिए, मैं एक लेक्चर सुना था 1972-73 में, किसी बाहरी था, मैं इंग्लैंड में गया हुआ था, तो वहाँ कोई आया था, उसने एक लेक्चर उसकी टाइटल थी लकी एक्सीडेंट्स, प्रिपेयर्ड माइंड एंड ग्रेट डिस्कवरीज। तो रमन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1921 में इंग्लैंड में कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और पहली बार वो जा रहे थे पानी के जहाज से। रमन साहब हैड वेरी हाई रिगार्ड फॉर लॉर्ड रेले, और क्यों होगा बाकी की स्लाइड में आप लोग दिखाएंगे। तो लॉर्ड रेले ने 1910 में ये लिखा हुआ था कि जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, उसका पानी इतना नीला है,
उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो आकाश है, स्काई इज ब्लू, और इसी का रिफ्लेक्शन जो है ब्लू दिखाई पड़ता है। तो रमन साहब को ये बात याद थी। अब ये देख लीजिए कि रमन साहब को जो हम लोग याद करते हैं तो आपको इस तरह का चीज़ याद करना चाहिए जैसे है रिलीजियस, लेकिन इसका और भी सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे रामचंद्र जी के बारे में सोचते हैं तो धनुष बाण लिए रहते हैं, कृष्ण जी के बारे में सोचते हैं तो बांसुरी लिए रहते हैं। रमन साहब क्या करते थे कि पॉकेट में स्पेक्ट्रोस्कोप लिया रहते थे और पोलराइजर लिए रहते थे। तो जब उनका जहाज पहुंचा भूमध्य सागर में तो उन्होंने देखा कि बड़ा ब्लू है ये, तो ही न्यू कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है केवल 4% होती है और पोलराइज्ड होती है। When the light is reflected from water surface, it gets polarized and it is only 4%. It is the rest of it goes in. तो उन्होंने पोलराइजर लगाया। पोलराइजर क्या होता है कि जो पोलराइज लाइट है इट कंप्लीटली कट ऑफ, और जब उन्होंने रिफ्लेक्टेड लाइट को कट ऑफ कर दिया, इवन देन ही कुड सी ए डीप ब्लू कलर, एंड देन ही फाउंड दैट नो इट इज नॉट। जो रेले साहब जो हमारे इतने बड़े गुरु हैं जिनको मैं मानता हूँ, उनका कथन सही नहीं है। इट इज समथिंग हैपनिंग इनसाइड द वाटर, और ये पानी से होकर के ये ब्लू आ रहा है। इट इज ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ द वाटर। और फिर उन्होंने कुछ पेपर ऊपर लिखा और 1922 में उन्होंने एक किताब छपा। उस किताब का नाम कहीं लिखा हुआ इसी में, द मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 1922 में उन्होंने एक किताब छपा। इसे बड़े तेज थे, तुरंत किताब छाप दे, तुरंत पेपर भेज देते थे। चलिए दूसरा बार देखिए, ये देखिए आते ही उन्होंने एक उनके स्टूडेंट थे रामानाथन, तो उनको लगा दिया कि तुम वाटर का प्यूरिफाइड वाटर का स्कैटरिंग देखो क्या क्या हो रहा है उसमें। तो खूब वाटर खूब प्यूरिफाई करते थे कि, और उससे फिर देखते थे आँख से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इस तरह से 7-8 साल तक इन लोगों को लगा सब करने का। और 7 साल के बाद 1928 में रमन इफेक्ट जैसा बताए हैं डॉक्टर साहब ऑब्जर्व हुआ। और ये देखिए रमन साहब, मैं खाली ये फोटो इसलिए लगाया हूँ कि वो कितने कीन थे। ये जो देख रहे हैं उससे ज़्यादा वो उसमें लगे हुए हैं कि देखो ये नहीं वो है, ऐसा करो इत्यादि इत्यादि। चल आगे वाला दिखाओ। ये देखिए ये पहला फोटोग्राफ है रमन का जो 1928 में 28 फरवरी को के.एस. कृष्णन ने फोटो लिया था। इसमें ऊपर वाला जो है ये खाली मरकरी है, मरकरी की लाइन। ये 2 लाइन जो देख रहे हैं ये 4358 लाइन है, ब्लू लाइन बड़ी स्ट्रांग है, और इसी का ये स्ट्रेन हुई थी। इसी को पहले आंख से देखा था, फोटो लिया था ये। दिस इज द फर्स्ट रमन स्ट्रांग रमन लाइन दैट वाज सीन। अरे नहीं भाई अभी नहीं, इसके पहले ग्लिसरीन पर वेंकटेश्वरन ने देखा कि इसमें से कुछ ग्रीनिश आ रहा है, तब ये लोग हो गए और 28 तारीख को ये हुआ। तो देखिए बहुत से लड़के थे जो इन्वॉल्व थे और काम करते थे, और तरह तरह काम से बास के साथ है, 20 लड़के हैं, सब कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। उसी तरह से उनके साथ तरह तरह काम करते थे सब, और उसी में कोई किया उसको लगा दिए। तो के.एस. कृष्णन साहब जो है फोटो ले लिए। चलिए हाँ, ये देखिए ये फोटो लेने में कई घंटे लगता था। और रमन इफेक्ट एक्चुअली इट वाज वेरी वीक। और मैं जब 1960 में पढ़ने आया तो ये हुआ कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डेड, क्योंकि इतना टाइम कौन इतना टाइम लगाएगा घंटों करने में। लेकिन लेजर आया और उससे क्या हुआ कि सेकंड्स में जो घंटों लगता था, ये बेंजीन का स्पेक्ट्रम है, बेंजीन लिक्विड बेंजीन का, और ये देखिए आधा सेकंड में किया हुआ है, 1 सेकंड में है। और वेपर में जिसमें कि डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की बहुत कम हो जाती है, ये कुछ 1-8 मिनट में आया हुआ। सो इट इज वेरी इजी टू टेक रमन स्पेक्ट्रम दिस डेज। आगे वाला, ये जैसे डॉक्टर साहब बताए कि रमन साहब को नोबेल प्राइज मिलने में कंट्रोवर्सी नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि रमन साहब इतने चालाक थे कि उन्होंने जो ही ऑब्जर्व हुआ रमन इफेक्ट, 29 तारीख को उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बुला करके कांसिडर कर दिया कि हमने मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑब्जर्व कर लिया है। और पूरा इंग्लैंड और अमेरिका में खबर फैल गई कि यहाँ का एक वैज्ञानिक जो है वो मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ये कर लिया है। देखिए एक बड़ा भारी कंपटीशन था। इसके पहले कॉम्पटन इफेक्ट हुआ था, और कॉम्पटन इफेक्ट के बाद ये था कि कुछ होने वाला है। तो रमन साहब हैड गुड आइडिया कि कुछ होगा,
और इसलिए वो जानते थे कि इसे बहुत लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कोई झटक ले हमारी प्राइस, इसलिए उन्होंने अपना वो कर दिया। उसके बाद इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में मार्च में 12 मार्च 11 मार्च को उन्होंने छाप दिया, और छाप करके 2000 रिप्रिंट जितने साइंटिस्ट को जानते हैं 2-3 हजार लोगों को देश भर दुनिया भर में भेज दिए, जिससे सब लोग जान जाए कि हमने किया हुआ है। और इसलिए था कि देखिए इसमें थियरी वाला काम स्पीकर ने किया हुआ था, जर्मनी का था कि ऐसा होना चाहिए, और हाइजेनबर्ग और कोई और मिल करके लोग वो भी थियरी किए हुए थे, क्रैमर और हाइजेनबर्ग की इस तरह पीस होना चाहिए। दूसरा ये था कि रशियन साइंटिस्ट मंडलस्टाम क्रिस्टल पर किया हुआ था, और वो भी छापा पेपर, लेकिन उसका पेपर जहाँ छपा कहाँ गया, इसमें कहीं है नहीं, आगे वाला चलो बाबू, ये लैंडनबर्ग एंड मंडलस्टाम, इसका पेपर जो छपा था वो 1 मई में छपा था और 1 जुलाई में छपा था। रमन इफेक्ट, रमन साहब ने कहा, तो अपने हैं कि आदमी खुद ही कहता है कि हमारा इफेक्ट है, रमन साहब ने नहीं कहा कि रमन इफेक्ट है। प्रिंगसाइन था जर्मन, क्योंकि उन लोग किसी को विश्वास नहीं था कि हिंदुस्तानी आदमी बिना किसी उसके कैसे रमन इफेक्ट कर लेगा, तो उसने पहली बार ऑब्जर्व किया और इसको कॉल्ड इट रमन इफेक्ट, और ये जून में हुआ। क्या हुआ जी? बड़ा खतरा है। देखिए इस तरह एक हम लोग एक रिसर्च स्कॉलर थे, हम लोग तरह तरह का सब चीज़ किए हुए हैं, इस तरह से भाषण करना आसान रहता है, लेकिन इस सब खतरनाक चीज़ से क्या होता है कि एक हमारे रिसर्च स्कॉलर थे, तो उनका प्री पीएचडी सेमिनार हम लोग करा रहे थे। तो अब आजकल भी होता है, पहले हम लोग प्रैक्टिस कराते थे कि जब पूरा ऑडियंस हो तो ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, तो उसमें एक पंखा चला कर रहता था, ओवरहेड प्रोजेक्टर रहता था, वो पंखा चलता रहता था और दिखाई पड़ता था। अचानक वो चुप हो गए, हम लोग समझे क्या हुआ, पता चला भाई पंखा बंद है, तो उनका एक दो जाके ठोका उसको तो चलने लगे। तो इस तरह का चीज़ सब खतरनाक होता है इसके बोलने में। तो जॉन्स हॉपकिंस के प्रोफेसर वुड थे, उन्होंने बहुत काम किया रमन इफेक्ट पर, और इन लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया कि रमन साहब का जो है वो ये है, इसलिए उनका एकाधिकार हो गया, सब लोग फेल हो गए। नहीं तो जर्मनी में आज भी स्पीगल इफेक्ट कहते हैं, रसा में इसको रमन इफेक्ट नहीं, अब तो रमन ऐसा हो गया है कि रमन हैज बिकम साइंस, इट इज नॉट नो लॉन्गर इफेक्ट। इसकी बायोलॉजी में इतनी एप्लीकेशंस है, मटेरियल साइंस में इतनी एप्लीकेशंस है कि इट हैज बिकम ए होल साइंस। चलिए ये देखिए, ये फोटो है उसकी, क्या नाम है, रमन प्राइज की। ये रमन साहब हैं, और ये दो लोग, एक लिटरेचर का है और कोई एक केमिस्ट्री का है और एक मेडिसिन का है। इसमें वो वाले नहीं है, क्या कहते हैं, पीस वाले नहीं, पीस वाला तो नॉर्वे में होता है बाद में। बीच में जो कोई महिला है, हम नहीं जानते कौन हो सकता है, कोई उसी में की हों, और ये ऑफिशियल्स हैं। चलिए आगे। हाँ देखिए, एक रेजोनेंस रमन इफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका वर्चुअल लेवल रियल लेवल से दूर है तो बहुत वीक स्कैटरिंग होती है, लेकिन अगर इसके पास हो जाए तो स्कैटरिंग बिकम्स वेरी स्ट्रांग, और इसको रेजोनेंस रमन इफेक्ट कहते हैं। और इसका बड़ा एप्लीकेशन है बायोलॉजी में। ये जो देख रहे हैं, ये देखिए जो शार्प लाइन्स हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है बैक्टीरियल रोडेप्सिन का। ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल आंख में जो देखते उठते हैं रेटिना में, उसमें कहीं काम आता है, प्रोटीन है किसी तरह का। तो ये ऐसा होता है, तरह तरह का इसका रूप चेंज करता रहता है, इट चेंजेस सो फास्ट कि उसको फॉलो करना संभव नहीं है। बट बिकॉज दी रमन स्पेक्ट्रम कैन बी डिटेक्टेड इन 10⁻⁻19 सेकेंड्स, इसलिए एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर तीसरा स्ट्रक्चर सीक्वेंस में कैसे होता है, ये सब किया हुआ है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए ये स्ट्रक्चरलेस एब्जॉर्प्शन है, लेकिन रमन के साथ यू सी दिस वाइब्रेशन शार्प लाइन्स, और इसलिए इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना और मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना आसान हो गया है। अगला ये देखिए, ये कोहेरेंट रमन स्कैटरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो लेजर इस्तेमाल करते हैं। एक लेजर ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का है और दूसरा ट्यूनेबल है। ये ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये वाइब्रेशनल स्टेट है। जो ट्यूनेबल है इसकी वेवलेंथ चेंज करते जाते हैं। जब इसकी वेवलेंथ ऐसी चेंज होती है कि इन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इसके बराबर हो जाता है, तो अचानक बड़ा तेज लाइट निकलता है, और ये इसको 4 फोटॉन प्रोसेस कहते हैं। और
ये कंबस्चन में बहुत इस्तेमाल होता है। इसमें जब फ्लेम चल रही है तो फ्लेम से जो रमन लाइट निकलती है, तो रमन लाइट अगर वीक होती दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये एक लेजर बीम है जिसमें कि वो फीका पड़ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में मोमबत्ती फीकी पड़ जाती है, वैसे ही ये जो कोहेरेंट रमन स्कैटरिंग है, इसमें किसी भी तरह का कंबस्चन है वो गायब हो जाता है, खाली जो लेजर है वो दिखाई पड़ता है। उससे ये देखिए, ये टेम्परेचर किया हुआ है, फ्लेम का टेम्परेचर है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम में सब स्ट्रक्चर है और इससे टेम्परेचर निकाला जाता है। तो तरह तरह की चीज़ें हैं जो कंबस्चन का पूरा रिसर्च है, इसे होता है। रॉकेट वगैरह में जो फ्यूल लगाते हैं, कितना एफिशिएंट है, नहीं एफिशिएंट है, ये सब तरह तरह की चीज़ें इस तरह के कोहेरेंट रमन स्कैटरिंग से होती है। आगे वाला बाबू, ये रमन इमेजिंग है। देखिए, जो हम लोग गोली खाते हैं इसमें कई तरह की चीज़ रहती है। आप तो गोली खा लेते हैं, तो क्या है, तो ये गोली है जिसपे कि कैफीन है, पैरासीटामॉल है, एस्पिरिन है। ये रंग है, ये ग्रीन रंग का है, ये कैफीन ये है, एस्पिरिन ब्लू है। तो ये देखिए, ये इमेज आ गई, रमन इमेजिंग। इसका लाइफ साइंसेज में बहुत इस्तेमाल है। अब पूरा एक साइंस हो गया अपने आप में। तो ये डिफरेंट उस पर है, इसका रिजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, छोटे वाले पोर्शन को देखिए तो ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, और एक्सपेंड कर दीजिए तो इस तरह का हो गया। ये बॉक्स करते हैं सब नैनो ट्यूब का, कार्बन नैनो ट्यूब। तो इनको देखने के लिए एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। रमन से भी इसको देखा जाता है। देखिए, ये सिलिकॉन वायर है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से, और ये रमन से। आगे बढ़ो। ये तो एडवर्टीजमेंट वाला है, इसमें जितना चीज बताया है सब तरह का, और है क्या क्या है। हाँ, आगे। हाँ, ये रमन साहब की जीवनी है। आप लोग ये तो इंटरनेट से दिखाई पड़ा। मैं 2-3 चीज बताना चाहता हूँ कि इनका शुरू में इंटरेस्ट जो था वो म्यूजिक में था, और क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स में, साइंस में और नेचर में था। जहाँ जाते थे सब देखते उठते रहते थे, और ये बहुत जल्दी सब पास कर गए। हाई स्कूल 11 साल की उम्र में, इंटरमीडिएट 13 साल की उम्र में, बीए 15 साल की उम्र में, और एमए 18 साल की उम्र में। एमए जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने 2 रिसर्च पेपर लिखा। तो दूसरा वाला उनका पेपर था वो सरफेस टेंशन पर था, और फिलोसफिकल मैगजीन में जहाँ ये पेपर छपा उसके जस्ट पहले लॉर्ड रेले का पेपर था साउंड पर। तो लॉर्ड रेले ने इनको देखा, इस पेपर को, उनको बड़ा अच्छा लगा। वो जानते नहीं थे कि रमन कौन है, तो इनको प्रोफेसर करके उन्होंने संबोधित किया, और रमन साहब उससे बहुत उत्साहित हुए, और इसी कारण लाइफ लॉन्ग रेले के प्रति उनका बहुत हाई रिगार्ड रहा। ये उस समय जैसे आजकल आईएएस का इम्तिहान होता है, तो कोई पढ़ाकू लड़का जो है वो चाहता है कि आईएएस बन जाए, क्योंकि बड़ा रोब गालिब रहता है सब। उस समय आईसीएस हुआ करता था, उसके लिए इंग्लैंड जाने की जरूरत पड़ती थी, लंदन में होता था इम्तिहान। तो डॉक्टरों ने इनको देखा, इतने दुबले पतले थे, बोले कि जाएंगे तो टीबी हो जाएगा, ये विल नॉट सस्टेन वहाँ का जो क्लाइमेट है, तो इसलिए ही कुड नॉट गो। जो नेक्स्ट बेस्ट था वो फाइनेंस था, इंडियन फाइनेंस सर्विस। उसमें वो अपियर हुए और फर्स्ट हो गए, टॉप किए। और उसके बाद उनकी पोस्टिंग कलकत्ता में हेड क्वार्टर में हो गई असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर की। लेकिन उनको पता चला कि जिन लोगों की शादी हुई है उनको 150 रुपये की अलाउंस मिलता है। तो तुरंत गए, और एक बहुत कभी देखे थे, बीड़ा बजाती थी, लोक सुंदरी नाम की लड़की 12-13 साल की थी, तो उससे शादी कर लिए। और मतलब ऑर्थोडॉक्स फैमिली साउथ इंडियन के लिए बहुत अनइमेजिनेबल था कि इस तरह की घटना होगी, कोई लड़का अपने आप जाकर अपनी शादी कर ले, तो कर लिए। और उसके बाद लोक सुंदरी को ले गए वहाँ, और आगे वाला जो अपना रिसर्च करने लगे। जब उनको नोबेल प्राइज मिली तो ये सब प्रेस वाले नहीं दौड़ते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सब गए। लोक सुंदरी पूछ रही कि बताइए रमन साहब कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो उन्होंने उनका जो रूटीन बताया वो इस तरह का था। सुबह बड़ा जल्दी उठ जाते थे और चाय पी करके, जो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस था, वॉकिंग डिस्टेंस में था, चले जाते थे वहाँ चाय पी करके। और 9 बजे के आसपास आते थे और जल्दी जल्दी खाना खाते, क्योंकि टैक्सी रुकी रहती थी उनको फाइनेंस ऑफिस में ले जाने के लिए, और खा करके और फाइनेंस ऑफिस चले जाते थे। फिर वहाँ से आते थे तो सीधे इंडियन एसोसिएशन में रुकते थे, और वहाँ अपना काम वाम करके 9 बजे करीब आते थे और डिनर करते थे और सो जाते थे। ये बताने के बाद लेडी रमन ने कहा कि
कभी कभी मैं सोचती हूँ कैसे हम लोगों के दो दो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। तो आप लोगों के बीच में एक हमारे सीनियर कलीग बैठे हुए हैं जिनको मैं अफेक्शनेटली बॉस कहता हूँ, और 1980 तक ये नॉर्मल आदमी थे हमारी तरह से ही, इस सेंस में कि इनके पास एक साइकिल थी और उस साइकिल से ये रथ यात्रा अपने घर से 8 बजे करीब डिपार्टमेंट में आ जाते थे और काम करते थे दिन भर, और फिर 5-6 के बीच में घर चले जाते थे। मुझको भी शादी में एक साइकिल मिली थी, अभी तक है, तो मैं भी साइकिल चलाता था। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझको भी कुछ काम था, तो मैं इनके साथ साइकिल से चला गया इनके घर। हम लोग पहुँचे, उसके 5 मिनट के भीतर गर्मा गर्म हलवा आ गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह। तो मैं इनसे पूछा कि बस भाभी जी कैसे मालूम कि मैं आ रहा हूँ? तो कहे क्यों, आप क्यों, आपके लिए क्यों? हम कहे कि नहीं, मैंने हलवा, हमारे यहाँ तो कोई गेस्ट आता है तो 20 मिनट आधा घंटा लगता है, तब कोई चीज़ पानी वानी आती है, आप कहीं गर्मा गर्म हलवा कैसे आ गया? बोले नहीं, ये हम हमारे लिए आया है, हम आते हैं तो इसी तरह कुछ न कुछ आता रहता है। और उसके बाद जो इन्होंने रूटीन बताया, वो रूटीन कुछ उसी तरह की थी जैसे रमन साहब की थी। और इसलिए आप लोग देखिए, इनका मैं इसे रिक्वेस्ट करके फोटो लिया हुआ हूँ, उसमें देखिए कि भाभी जी जो हैं वो कैसे खड़ी है, बबुआ की तरह बैठे हुए हैं। तो इनको जो इनकी जो महानता है ना, ही इज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री एंड बॉट सो मच ग्लोरी टू BHU, लेकिन इसमें भाभी जी का बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। आगे दिखाओ, कितना मिनट है? नहीं, लगभग खत्म नहीं है, इसमें सब बहुत कांड है। देखिए ये भी आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि ये जब फाइनेंस ऑफिस से कैसे ये इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस हुआ, ये 1876 में बनाया गया था। और जो बनाए थे वो डॉक्टर थे और बड़े वो थे, विजनरी थे। उस समय डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन जाना पड़ता था। लंदन में एक रॉयल इंस्टीट्यूशन है जिसमें फैराडे काम करते थे, और उसमें लेक्चर हुआ करता था। तो उन्होंने सोचा कि कलकत्ता जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पर भी इस तरह का चीज़ हो कि लोग साइंस के बारे में जाने। तो उन्होंने ये एसोसिएशन बनाया, लेकिन वो गिरान पड़ा हुआ था। एक दिन वो गए तो देखे कि लिखा हुआ है, तो गए तो वहाँ एक कोई क्या नाम है इनका, आशुतोष दे थे, उससे पूछा भाई क्या है, तो बताए। फिर परमिशन लिया, उसमें काम करने लगे। उसके बाद वो वाद्य यंत्रों पर उससे सब काम करके और सब आगे बढ़े और रमन इफेक्ट निकाले। आगे भाई क्या है, तो बताए। फिर परमिशन लिया, उसमें काम करने लगे। उसके बाद वो वाद्य यंत्रों पर उससे सब काम करके और आगे बढ़े और रमन इफेक्ट निकाले। कॉन्फिडेंस था। तो इसका ये है कि 1924 में उनको FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इलेक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्चेज इन साउंड। और उसके लिए एक फंक्शन हुआ, और फंक्शन हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं 5 साल के भीतर इंडिया के लिए नोबेल प्राइज ले आऊँगा, और ही डिड दैट। दूसरा ये था कि नोबेल प्राइज आप लोग जानते हैं कि नवंबर में डिक्लेयर होती है किसको उसको मिलना है। ये जुलाई में ही अपने लिए और लोक सुंदरी के लिए टिकट खरीद लिए थे। तो जब आया नवंबर में, कोई कहा कि नोबेल प्राइज मिली है, तो पूछे ये बताओ अकेले मिली है कि और कोई इसमें है? बोले नहीं अकेले है। तो बड़े खुश हुए, गए लिए हुए। ये कहाँ हो गए भाई? यही सब कांड होता है। देखिए ये सब दिखाने में, अब बोर्ड कुछ है दिखाया, कुछ और जा रहा है। ये देखिए, ये गांधी जी गए हुए थे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में, उस समय का है। और देखिए ये कोई गवर्नर और हैं, ये गांधी जी से कोई मतलब नहीं, ये अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस में क्या क्या चीज़ है। तो जब हमारे पिताजी ने बताया था कि ये इतना बढ़िया से बताते थे कि ये आदमी जो है वो जो भी हो टोपी वाला, इसको समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। चलिए आगे वाला दिखाइए। एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो रिसर्च है उसके लिए एज जरूरी नहीं है, फ्रेशनेस ऑफ माइंड एंड हिम्मत
जो कि यूथ में होती है। इसलिए इन्होंने ये कहा था कि यंग लोग ही रिसर्च कर सकते हैं, और जो एल्डर लोग हैं उन लोगों का ये काम है कि उनको जितना, जो अच्छे लोग हैं, सबको नहीं, कई तो खतरनाक लोग होते हैं, सब धोखा देते हैं अपने टीचर्स को, तो उस तरह के नहीं रिसर्च स्कॉलर, लेकिन जो सचमुच अच्छे वाले हैं उनको इतना आगे बढ़ाएं जिससे कि वो ब्रेक थ्रू कर सके। और एंड हो गए फिर वो। देखिए, रमन साहब का बनारस के प्रति बड़ा वो था, सद्भाव था, और उन्होंने 1926 में एक कन्वोकेशन एड्रेस किया था। हम लोग के चीफ गेस्ट थे कन्वोकेशन के, BHU के, उसमें उन्होंने भाषण दिया। उसका कुछ पोर्शन यहाँ है और मैं कोशिश करूँगा पढ़ने का इसमें। While far from Benares, in distant lands, among strangers, I was never far from Benares, in thought and mind. Many times, when traveling in America, I was called upon to speak of India's ancient civilization and of her new renaissance. Renaissance क्या होता है? Renaissance, उद्भव. When I accepted such invitations, I had to unfold a picture of our people, to paint in words India as she was and as she is today. Do you think I spoke of Madras or Calcutta? No. I spoke of Kashi, of Banaras, of the historic city on the ridge overlooking the Ganges, which stands as the very heart of India, as the living center of our ancient nature, ancient culture and learning. अगला वाला दिखाइए। BHU के बारे में, he has very high regard for Malviya ji. So he had great regard for BHU. I see in BHU, which seems to bring together our ancient culture and the knowledge of the new age, a great instrument for uplifting our country and for cementing together the people of India into a single nation. I see in it a center of learning with the greatest potentialities for the intellectual, moral, and material welfare of our countrymen. I would urge on you graduates to remember with pride that you are the alumni of a university which is a truly national university of India, a university in which students and teachers from all parts of India learn to live and work together. ये आज भी सही है। मत कीजिए अभी, चलिए। देखिए, अब मेरा लेक्चर खत्म हो गया। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर इतने लोगों के बीच बोलना में बड़ा खतरनाक होता है। आप लोग सोच रहे हैं मैं बड़ा बढ़िया से बोल दिया, यही नॉट ईजी, मेरा पैर कांपता है पहले, क्या होगा, इतने लोग हैं। सो व्हेन आई स्पीक, इट इज़ द स्ट्रेंथ आई गैदर फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स थे 50 साल पहले, आधे दर्जन हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, देर हाईली टैलेंटेड। हमको फोटो लेते थे हम लोग खाली स्पेक्ट्रम का। आई वॉज इनकम्पिटेंट इन मेकिंग जो ये फोटोमेट्रिक डिटेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं आती थी। दे वर वेरी टैलेंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दे वर्क वेरी हार्ड। इन 1.5 years दे एस्टेब्लिश लेजर लेबोरेटरी, और हम लोग लेजर को यूज़ करके स्पेक्ट्रम लेने लगे। सो ये एक बड़ी भारी स्ट्रेंथ है हम लोगों के यूनिवर्सिटी की। यहाँ देश विदेश से लड़के लड़कियाँ आते हैं एंड सम ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड, और उनके कारण ही साइंस आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। एंड आई एम श्योर कि हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का नाम भी आप सब लोग रोशन करेंगे। थैंक यू।